हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल NU सिविल सर्विसेज पर। दोस्तों, आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं यूपी पीसीएस में, आरओ में, एआरओ में, या फिर जितने भी अदर एग्जामिनेशन है यूपी के या फिर अदर जो राज्य के क्वेश्चन हैं, उनको हम लोग सम्मिलित करके, मतलब हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में चैप्टर वाइज दोस्तों हम इसको आज से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी रिवाइज हो जाएगा और प्लस चैप्टर वाइज आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। बेसिकली ये जो दोस्तों घटना चक्र से लिया गया है, ठीक है, तो घटना चक्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब किताब है जिसमें सम्मिलित किए गए हैं अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं हिंदी बेल्ट के जो राज्य हैं, IAS तक के क्वेश्चन उसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस वीडियोस का फ़ायदा आप ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकें और इसको ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज जो हम सीरीज शुरू कर रहे हैं इसमें सबसे पहले हमने भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान को उठाया है, मतलब इंडियन पॉलिटी से शुरू कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी चैप्टर वाइज शुरू करेंगे। पहला चैप्टर हम संवैधानिक जो विकास रहा है उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद फिर दोस्तों चैप्टर वाइज शुरू करते जाएंगे। जैसे पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास। इसमें जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो चीज़ें हम लोग समझेंगे, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। एक तरह से टेस्ट सीरीज ही है ये। और इसके बाद फिर जो अगला चैप्टर होगा संवैधानिक सभा एवं संवैधानिक निर्माण प्रक्रिया। आज हम देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास। इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। दोस्तों ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है 2010 में। दोस्तों आपको अगर पता होगा कि शुरुआत स्टार्टिंग में जो है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी यहाँ पे, तो उस वक्त स्टार्टिंग में जो रूलिंग थी, जिन जो जो प्रोविजंस थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। तो उस समय आपके शुरुआत में चार्टर्ड एक्ट आया था, ठीक, 1833 13 का, फिर 33 का आया, फिर उसके बाद 53 का आया, फिर 61 का आया, फिर उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का, फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया था। ठीक है, ऐसे करते करते फिर बाद में दोस्तों 1800 मतलब क्या नाम 58 के बाद जो है दोस्तों, 53 के बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया था। उसमें क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब जो थी वहाँ सीधे जो कमांड था, जो कंट्रोलिंग थी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चली गई थी। तो अगर इस पर बात की जाए उस क्वेश्चन में कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के थ्रू किया गया था, किस प्रावधान के थ्रू, तो हम बात करें दोस्तों 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें दोस्तों कुछ और भी चीज़ थी। इसमें आपका जो है एक तो फेडरल मतलब कोड बना था जिसे सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। इसी साथ साथ दोस्तों 1773 में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ दोस्तों इसके अगर प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो ये क्वेश्चन आप आया था सर एलिजा एम्पे थे। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। दोस्तों ये जो है मैचिंग करना है सेकंड क्वेश्चन में। इसमें आपको जो है मैच करना है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना, ठीक है, नियामक अधिनियम 1773। दूसरा है मतलब बी है इसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक है, पिट्स का भारतीय अधिनियम। सी है आपका इंग्लिश मिशनरी को भारत का कार्य करने हेतु, मतलब कार्य करने हेतु इसके सामने चार्टर अधिनियम 1813। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, चार्टर अधिनियम 1833। तो दोस्तों जब इस तरीके के मैचिंग वाले क्वेश्चन आए ना, तो आप कोशिश करिए कि इसमें आप श्योर हो कि कौन सा ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। जैसे अगर आप बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो बी जो ऑप्शन है, मतलब अगर हम बात करते हैं बी, तो ये जो बी है, बी कब किया गया था, ये जो आया था आपका रेगुलेटिंग एक्ट था ना 1773। तो अगर इसको हम देखेंगे तो बी का वन, तो बी का वन दोस्तों देखिए इसमें पड़ेगा, बी का वन यहाँ पे है। ठीक है, तो इट मीन्स आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि बी का ऑप्शन यहाँ वन आ रहा है यहाँ पे, तो बाकी अब सब सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन बी वैसे सही है। रेगुलेटिंग है 1773 में दोस्तों, ठीक है। और आपका जो है ये रेगुलेटिंग मतलब सर्वोच्च न्यायालय जो है 1773 बना था। नियंत्रण परिषद की जो स्थापना थी दोस्तों, वो आपका पिट्स जो एक्ट आया था 1784 का, उससे बना था। ठीक है, और आपका जो इंग्लिश मिशनरी के भारत में कार्य करने की अनुमति जो दी गई थी,
वो आपका चार्टर अधिनियम 1813 में दिया गया था। और इसी साथ साथ गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की जो नियुक्ति की गई थी वो आपका डी का ऑप्शन 4 हो जाएगा, मतलब चार्टर अधिनियम 1833। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका जो आया हुआ है ये यूपीएससी क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किससे किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। ठीक है, तो अगर आप बात करते हैं दोस्तों, इसमें 1813 का चार्टर एक्ट आपको याद होगा दोस्तों। वुड्स मतलब इसमें जो है आप गवर्नमेंट क्या नाम है ये बीटीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1 लाख रुपया दिया था एजुकेशन के ऊपर, मतलब उसको एक्सपेंशन करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो अब क्या लगता है 1873 का चार्टर एक्ट जो है इसमें अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी होगी। इसके साथ साथ जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और साथ ही साथ प्राच्यविद एवं आंग्ल विवाद। दोस्तों इसमें क्या होगा, 1 2 3 तीनों ऑप्शन हो जाएगा। 1813 में जो है दोस्तों अगर आप बात करते हैं तो ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली का जो है इसमें प्रचार प्रसार किया गया था। ये जो मतलब जो वेस्टर्न एजुकेशन था और इंग्लिश जो लैंग्वेज था उसको बढ़ावा दिया गया था 1813 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, और इसी साथ साथ दोस्तों देखिए 1 लाख रुपए देने की बात की गई थी, ग्रांट किया गया था ताकि ये इस पर हेल्प कर सके, मदद मिल सके इनको। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है इसमें बात की जा रही है किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। 2017 में दोस्तों ROARO का ही क्वेश्चन है, वो मेंस में आया हुआ है। आप लोग बताइए अगर पता है अगर आपको, मतलब चाय और चीनी को छोड़कर जो एक्ट, किस एक्ट में दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। मतलब सिर्फ चीन के साथ और चाय के साथ ये दोनों को छोड़कर एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था किसने, ब्रिटिश संसद ने। कौन सा एक्ट था बताइए दोस्तों। दोस्तों अभी हमने आपको भी बताया था कि 1813 का जो एक्ट था इसमें जो है दोस्तों ये किया गया था। इसमें क्या किया गया था कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। ठीक है, इसके अलावा 1833 का जो चार्टर एक्ट था दोस्तों उसमें कंपनी ने समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए थे। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। 1813 में क्या था, चीन और चीनी के साथ, चीन और चाय के साथ जो है, मतलब चीन और चाय को छोड़कर बाकी एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। और 1833 में जो चार्टर एक्ट था उसके तहत समस्त मतलब पूरी तरीके से जो कमर्शलाइजेशन था, जो बिजनेस था उसको ख़त्म कर दिया था। भविष्य में कंपनी को केवल जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी उसको कार्य करना था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। ये कथन सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य से क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। देखो पहला तो सही है, अगर ऑप्शन के हिसाब से अगर हम जाते हैं, देखिए पहला सब में अब हमको एलिमिनेट करना है क्या चीज़ इसमें नहीं हो सकती थी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दोस्तों जैसे इसमें बात करते हैं, इसने कंपनी के द्वारा जो है अधिकार मिलेगा भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ठीक है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ये चीज़ें दोस्तों कहीं ना कहीं एक कंट्रडिक्शन है, ऐसा हुआ नहीं था क्योंकि 1853 था या उसके बाद 58 तक जो दोस्तों पूरी तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का तो एकाधिकार समाप्त हो ही गया था। लेकिन ये कि फिर भी जो है ये जो नियंत्रण था ये पूरी तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास जो है राजस्व का रेवेन्यू की बात कर रहे हैं वो नहीं जा पाया था। तो अगर 3 को एलिमिनेट कर देंगे तो 3 एलिमिनेट करेंगे तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, मतलब 1 और 2 हो जाएगा इसमें। ऑप्शन है ये देखिए, 1813 के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार चीन और चाय के व्यापार का अधिकार बना रहा, मतलब जो है फिर समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, मतलब चीन और चाय के साथ बना रहा, बाकी चीज़ें समाप्त कर दी गई थी। और इसके अलावा जो ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया इस एक्ट से। हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार, ठीक है, जो है मिल गया था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के में हिस्सा प्रशासन में हिस्सा संभव बनाया था? ठीक है। अब पहले क्या होता था दोस्तों कि जो ये सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता था, इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव का एग्ज़ाम होता था, इसमें क्या होता था, सिर्फ यूरोपियन ही पार्टिसिपेट करते थे, इंडियन नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो लेकिन एक एक्ट आया जिसमें ये बोला है कि इंडियन जो है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा दोस्तों, तब भी जो है दिक्कत आई थी, क्योंकि इंडियन जो है उनको एग्ज़ाम देने के लिए उनको जाना पड़ता था यूके, मतलब ब्रिटेन जाना पड़ता था। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों 1833 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी, मतलब नहीं थी बोला गया है। तो इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात कर रहा है दोस्तों। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। ठीक है, आपको क्या लगता है सही है? अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, ये सही है। इस अधिनियम में ए वाला भी सही है, और इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया, ये भी सही है दोस्तों। इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा, इसमें कौन सा नहीं था, बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन, भारत में केंद्र में द्वैत शासन की बात हो रही है दोस्तों, मतलब ड्यूल 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 एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ड्यूल, तो ये केंद्र की बात हो रही है, ना कि प्रोविंशियल की बात हो रही है। अगर प्रोविंशियल की बात करेंगे दोस्तों तो याद हो 1919 की बात होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। लेकिन यहाँ केंद्र में बात हो रही है, एक संघीय व्यवस्था फेडरल गवर्नमेंट की बात हो रही है, और केंद्र में द्वैत शासन की बात हो रही है। तो ये आपको 1935 हो जाएगा, देखिए ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, वही होगा 1935 में। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी? वही होगा दोस्तों, इसमें भी 1935 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1935 हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें जो दी गई थी गवर्नर जनरल को दी गई थी। ठीक है, गवर्नर जनरल को दी गई थी इसमें। देखिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? मतलब कौन सा नहीं है, इंपॉर्टेंट ये पूछा है। देश के लिए लिखित संविधान, ये इंपॉर्टेंट है। विधान मंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, ये भी सही है। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों को संवाचित नॉमिनेट किया जाना। ठीक है, ये जो दोस्तों ना, ये भी सही है कहीं ना। ये जो लिखित संविधान था, ये एक्चुअली शुरुआत में नहीं था। ठीक है, ये गलत है, ये नहीं था। भारत शासन द्वारा 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। ठीक है, ये बाद में किया गया। भारत के संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन में किया गया था। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, बताइए। इसमें दोस्तों ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें क्या है कि जो हमारा संविधान बना था उसमें मोस्टली जो चीज़ें हैं, मतलब मैक्सिमम चीज़ें हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, बाकी अदर कंट्री से लिया गया है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें हम 1935 से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें बात की जा रही है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? दोस्तों यही हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मतलब वक्त हुआ था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें आपको मतलब इस तरह क्वेश्चन है दोस्तों ना, कोशिश करिए एक क्वेश्चन दो मतलब जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एक भी अगर आपका सही है तो उसमें एलिमिनेट करके आप सही कर सकते हैं। जैसे 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात कर रहा है, मतलब मॉन्टेग्यू चेमस्फोर्ड रिफॉर्म के बिहाफ पे जो ये एक्ट बना था उसी की बात कर रहा है, 1919 की बात कर रहा है। प्रांतों की कार्यकारिणी, सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, ड्यूल गवर्नमेंट की बात कर रहा है दोस्तों। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। दोस्तों अगर आपको याद होगा, जो सेपरेट इलेक्टोरेट या फिर पृथक जो निर्वाचक सांप्रदायिक जो मंडल, मतलब अलग जो निर्वाचन
की बात की गई थी वो 1909 की बात की गई थी, वो तो आपको मॉर्ले मिंटो, ठीक है, मॉर्ले मिंटो था वो आपका, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्नीस मार्च 1909। तो ये आप एलिमिनेट कर सकते हैं, दो अगर आप एलिमिनेट करते हैं, दो तो नहीं था क्योंकि 1919 की बात कर रहा है ना कि 1909 की, तो अगर दो एलिमिनेट करेंगे तो ये एलिमिनेट कर दीजिए, दो यहाँ एलिमिनेट कर दीजिए, तो बचेगा एक और तीन। तो एक आप तो कब तो श्योर है, ठीक है। बाकी केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायनी शक्तियों का हस्तांतरण, ये आपका भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 1 और 3 दोनों सही हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके अगर क्वेश्चन आपका आए तो कोशिश करिए, अगर श्योर कोई स्टेटमेंट आपको पता है तो उसके जरिए आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। दोस्तों ये 1919 की बात कर रहा है, ठीक है, अभी हम लोग पढ़े हैं। आगे देखते हैं, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया, मतलब ड्यूल, जो वहाँ पे ड्यूल का मतलब ड्यूल सिस्टम की बात की जा रही है असेंबली और उसमें स्टेट की बात की जा रही है विधायिका में असेंबली में। तो ये 1919 की बात कर रहा है ये भी, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, भारत राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित किससे की गई है, बताइए दोस्तों। यही है 1935 से लिया गया है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आज का जो है दोस्तों, मतलब आज का जो है लास्ट क्वेश्चन, मतलब यह है कि केंद्रीय विधानसभा का निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ है। ये दोस्तों राजस्थान में क्वेश्चन है, वो RAS में, RTS में, ठीक है। इसमें आप बता सकते हैं दोस्तों, इस तरह का फैक्चुअल क्वेश्चन कभी कंफ्यूजन कर सकता है, लेकिन इसमें 1926 और 1945 होगा, ठीक है। मतलब इसे बोला केंद्रीय विधानसभा का निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत के शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ है। वर्ष 1926 और 1945 से केंद्रीय विधानसभा द्वारा, मतलब विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। दोस्तों निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था। जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों ये 1935 होगा, देखिए 1935 है ये, ठीक है। 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें आपका फेडरल सिस्टम की बात की गई थी, प्रोविंशियल पावर की बात की गई थी, उसमें ऑटोनॉमी दी गई थी, प्लस आपका फेडरल कोड बना था, ठीक है, और यूनिवर्सिटी भी बनी थी उसमें अलग अलग स्टेट्स में। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन आपका, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है। ये क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है। ऑप्शन ए मॉर्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन बी मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, या ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आप इसका जवाब कमेंट में करिएगा दोस्तों, ठीक है। और अगले वीडियोस में हम बात करेंगे संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया की, ठीक है, जो दूसरा हमारा चैप्टर होगा। ऐसे करते करते हम घटना चक्र को कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों, और आपका प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम नए सब्जेक्ट को लेंगे, जैसे ज्योग्राफी हो गया या हिस्ट्री हो गया। फिलहाल अभी हम पॉलिटी को डेली बेसिस पे कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अगर वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। और इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।